नमस्कार। मैं वृंदा मावलंकर, मिड-एज हेल्थ क्लब की प्रेसिडेंट, आप सभी का इस कार्यक्रम में प्यार भरा स्वागत करती हूँ। आज का भी सब्जेक्ट नेचुरोपैथी के ऊपर है और बहुत लोगों ने जो जो सवाल पूछे हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये स्वास्थ्य की जो हम अवेयरनेस के लिए, जागृति लाने के लिए जो कर रहे हैं, वो सबके लिए ये उसका लाभ होना चाहिए। तो हमारा सब महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे सब देश का मतलब अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी आपको ये जो हम पेश करते हैं वीडियो, उससे आपको फायदा हो जाएगा। और हमारी यही एक लक्ष्य है कि हमारी भारत देश का स्वास्थ्य सभी महिलाओं का, ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हम जो अवेयरनेस लाते हैं, जो जो भी पेश करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए। आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। और आपके साथ जब भी मुझे यही एक मालूम है कि अगर एक स्त्री का जरा भी जुकाम आता है तो वो उस दिन वो रसोई भी नहीं कर पाती है, तो कैसा हो जाता है। तो महिलाओं का स्वास्थ्य कोई ज़्यादा मायने रखता है। तो यही एक इच्छा है कि महिला का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो पूरा परिवार भी सुखी और स्वस्थ हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। आज भी है वो क्वेश्चंस हैं। पहला मैं क्वेश्चंस कहती हूँ जिन्होंने ये पूछा। ये इसके बारे में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और मुझे लगता है कि ये भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है। और आजकल तो छोटे छोटे युवा वर्ग को भी होते हैं। यूरिक एसिड के लिए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है? अल्कलाइन फूड का अर्थ क्या है और कौन से डाइट से मिल जाता है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे पर आधारित है। मेरे जवाब में ही सभी कुछ आ जाएगा। तो जो अल्कलाइन जो क्षारीय धातु जिनमें मौजूद होते हैं उसको अल्कलाइन फूड कहते हैं। और उसका पीएच लेवल जो होता है वो 7.4 से ज़्यादा होता है। तो हमारा शरीर भी नॉर्मल में 7.45 से 45 तक हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल होता है। 40 से 45 तक तो वो नॉर्मल होता है। अगर ये जो इसकी ये एसिडिक मात्रा ज़्यादा होने लगती है, पीएच के लेवल जब तक नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन मात्रा ज़्यादा होने लगती है एसिडिक की तो शरीर में बिगाड़ आने लगता है, बीमारियां आने लगती है। सबसे पहले तो शुरुआत में आपको थकान आने लगेगी, आलस बढ़ जाएगा और आपको कुछ स्फूर्ति नहीं रहेगी। ये और गैसेस की तकलीफ, डाइजेशन की तकलीफ वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और धीरे धीरे अलग अलग बीमारियां आती जाएगी। दर्द भी, शरीर में कहाँ भी दर्द होने लगता है। तो ये एक एसिडिक ज़्यादा होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है और इतनी एसिडिक हो जाती है कि वो कैंसर तक भी पहुंच सकती है। और इससे क्या होता है, जब हमारा अल्कलाइन फूड नहीं होता है, डाइट नहीं होता है, तभी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो कम होने लगता है। शरीर में ड्राइनेस भी ज़्यादा लगता है। तो ये भी एसिडिक होने से भी ज़्यादा होता है। मैं आपको एक ड्राइंग बता देती हूँ। ये देखो, जब भी ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कैल्सिफिकेशन का ये एक लक्षण है। हमारे जॉइंट्स में सूजन आती है, वो भाग कड़क बन जाता है और
यहाँ यूरिक एसिड के स्फटिक दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार से ये आ जाता है। ये एक इसका एक लक्षण है। आप कभी किसी के मतलब दिखाई देंगे किसी के पैरों में तो आपको समझ में आएगा। फिर बाद में आर्थराइटिस जैसे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक ड्राइंग देख के आपको समझ में आएगा कि जॉइंट्स में कैसा सूजन भी होती है, वो कड़क भी हो जाता है। कैल्सिफिकेशन का भी एक लक्षण है। तो शरीर में से वो जो ये मैग्नीशियम कैल्शियम कम होने लगता है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे भी बीमारी हो जाती है। तो हमें मतलब पहले से ही हमारे आहार विहार में ध्यान रखना चाहिए कि ये अल्कलाइन फूड कैसे हो जाएगा, यूरिक एसिड कैसे कम हो सकता है। तो आहार विहार में आपको सबसे महत्व देना चाहिए। आपको जब सुबह उठते हैं तो आप नींबू का पानी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि नींबू आप सभी को लगता है कि खट्टा है तो वो एसिडिक होता है। क्या? बिल्कुल नहीं है। नींबू तो टोटली अल्कलाइन है और पानी डालने से वो मतलब उसका अल्कलाइन गुणधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मतलब हमारी जो भोजन होता है उसमें हमें नींबू नहीं डालना है, इसी तरह से नींबू लेना है। सैलड के ऊपर आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हरी पत्तियाँ की सब्जियाँ, उसमें बंद गोभी भी आती है, पालक आती है, बथुआ आती है। तो ये सब्जियों का भी इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। उसी के बाद लौकी घिया वो एक होती है। सहजन की फली मतलब ड्रम स्टिक होती है, वो भी अल्कलाइन होती है। आपको इसी तरह का ये फूड लेना चाहिए। खीरा यानी कि ककड़ी, ये तोर, कोई उसको तूर बोलते हैं, तुरिया बोलते हैं। तो ये भी एक अल्कलाइन मतलब सब्जी है, उसका भी शामिल होना जरूरी है। और कैप्सिकम में भी क्षारीय मात्रा ज़्यादातर होती है, तो वो भी ये मतलब यूरिक एसिड कम करने के लिए, एसिडिक कम करने के लिए ये कैप्सिकम भी बहुत अच्छा है। मतलब अब कंदमूल में आप देखते हैं उसमें बीट रूट है, आलू भी है। आलू भी काफ़ी यूरिक एसिड को कम कर देता है। और आलू का आप ऐसे मतलब लौकी के रस में आलू का रस डाल के भी आप पी सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में से कम हो जा सकती है। फिर मूली है, मूली की पत्तियां भी है। और अगर आप ये कच्चे खाएंगे ना तो उसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मूली का रस और मूली के पत्ते का रस भी आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा होता है। उसी तरह से लाल मूली भी होती है। लाल मूली भी वो मतलब यूरिक एसिड को कम करती है, ये अल्कलाइन है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छी करती है। और मूली से का एक दूसरा फायदा ये है कि जब भी इन्फेक्शन यूरिन में भी हो जाता है तो वो भी निकाल देता है। तो इसी तरह से ये मूली का यूज़ करना बहुत अच्छा है। और कंदमूल में दूसरे भी आप बीट रूट का यूज़ करो, गाजर का यूज़ करो। ये गाजर भी अच्छा होता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने अभी वो बंद गोभी और आप ये बीन्स होते हैं फ्रेंच बीन्स, इसका भी यूज़ करो ज़्यादातर। अभी ठंड के मौसम में ज़्यादातर वो फ्रेंच बीन्स मिलते हैं, उसका रस भी बहुत अच्छा होता है। तो आप वो मतलब सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, का तो आप रस करके उसका खा सकते पी सकते हैं। उसके बाद आपको जो फ्रूट्स होते हैं तो फ्रूट्स में अंगूर है, सेब है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल भी काफ़ी फायदेमंद होता है। फिर साइट्रस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, आपको लगता है कि खट्टा है, लेकिन नहीं, ये भी लेने के बाद आपको मतलब आपका यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा और इसमें से आपको काफ़ी सारा सी विटामिन भी मिल सकता है। तो आपकी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है तो वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए ये साइट्रस जैसे फ्रूट्स भी लेना। और मैंने ये भी कहा था पहले कि सभी लगभग फ्रूट्स अल्कलाइन होते हैं और पानी की मात्रा भी उनमें ज़्यादा होती है। नारियल का पानी पीना है, नारियल भी खा सकते हैं।
और उसी तरह से वो तरबूज जो आता है वाटरमेलन, उसमें भी बहुत सारा पानी की मात्रा होती है और टोटली अल्कलाइन होता है, और आप जब भी खाएंगे तो आपको तुरंत एनर्जी भी मिल जाती है। फ्रूट्स के साथ आप फिर ड्राई फ्रूट्स भी जो अखरोट होता है, बादाम होता है, इनका और सीड्स सनफ्लावर्स के है, पंपकिन के सीड्स है, तो ये भी। लेकिन एक बात इनमें एक ध्यान में रखना कि ये भिगो करके रात को भिगो करो और दूसरे दिन उसके ऊपर का पानी निकाल दो, क्योंकि ये पानी टोटली एसिडिक होता है और इसको आप इसमें सिर्फ ही खाएंगे तो वो थोड़ा एसिडिक होता है, इसलिए भिगो करके उसको खाने का है। तो ये ध्यान में रखना। और उसी के वो जो मुनक्का होता है, किशमिश होता है, इन्हीं को भी आप भिगो करके खाना है। अंजीर होता है, क्योंकि इसमें कुछ एसिडिक नहीं होता है, इसका आप पानी पी सकते हैं, मसल के पी सकते हैं। जैसे आपको कोई स्मूदी बनाना है तो उसमें डाल सकते हैं आप, तो वो डायरेक्ट पी सकते हैं। उसी तरह से स्प्राउटेड मूव्स होते हैं, जो भी मतलब हमारे वो पल्सेस होते हैं, उनको स्प्राउट करके लेना चाहिए। और जब भी आप भिगो करके रखते हैं तो उसके ऊपर का पानी निकाल देना चाहिए। ये पानी एसिडिक होता है, आपको लगेगा कुछ मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एसिडिक ज़्यादा होता है। तो इनको आप भिगो करके स्प्राउट लाके, और स्प्राउट लाने के बाद वो जो अंकुरित होता है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स का वो जो फोलिक एसिड होता है वो भी अपने आपको आराम से मिल जाएगा। वो काफ़ी आपको एक कटोरी भर के रोज खाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपका पेट भी भर जाएगा। इसी तरह से आप अभी कच्ची हल्दी भी मिलती है, तो कच्ची हल्दी का यूज़ करना वो भी बेहतर है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो मतलब जो भी एसिड की जो भी मात्रा अंदर होती है तो वो पेशाब के द्वारा निकल जाती है, तो पानी का ध्यान भी उतना ही रहना चाहिए। आपको अगर तरस नहीं, प्यास नहीं लगती है तो भी आपको जरूर पीना चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ तो प्राणायाम जैसे भी करना चाहिए, योगासन भी करना चाहिए, हलन चलन तो होनी ही चाहिए। अगर आप हलन चलन नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड भी मतलब बढ़ जाता है। तो ये आपको खास एक्सरसाइजेस करना चाहिए। और आपको क्या वर्ज्य है, क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सा फूड नहीं लेना है। सबसे प्रिय तो लोगों को चाय कॉफ़ी होती है। चाय कॉफ़ी को छोड़ना है। दारू जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनको छोड़ना है। तम्बाकू को छोड़ना है, क्योंकि आपको लगता है उसमें से भी ये यूरिक एसिड, ये लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कई लोगों का कहना है कि हम चाय पीते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा आता है। कोई ऐसे पुरुषों में भी कहते हैं कि नहीं, एक पेट तो ये बियर का होना चाहिए कि विस्की का होना चाहिए, हमें एकदम स्फूर्ति आती है। लेकिन भाई ऐसा जरा ही नहीं है। जब भी आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तभी वो चाय में एक ज़ैंथिन नाम का एक जहरी घटक है। जब चाय पीते हैं ना तभी वो लोही में ये ज़ैंथिन नाम का घटक जाता है, लोही में मिक्स हो जाता है, तभी वो टेम्पररी हमारा यूरिक एसिड को अलग कर देता है हमारे लोही में से, और हमें स्फूर्ति लगती है, एकदम उत्साह आने लगता है कि क्या मुझे अब चाय पीने के बाद बहुत अच्छा लग गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में थोड़ी देर के बाद फिर वो यूरिक एसिड लोही में आ जाता है और फिर वो तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है, हम फिर ऐसे डाउन हो जाते हैं। तो ये आपको चाय कॉफ़ी को छोड़ना चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उनको छोड़ना चाहिए, नॉनवेज को भी पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। और बाहर के जो पैकेट फूड्स आते हैं जिसमें एमएसजी भी बहुत, टेस्ट मेकर के तरीके से वो एमएसजी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कितनी अच्छी टेस्ट है, वो बार बार आप खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें एमएसजी की वजह से भी ये यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो पैकेट फूड्स होते हैं तो वो आप मत यूज़ करना। तेल भी ज़्यादा होता है उसमें, और कौन सा तेल यूज़ करते हैं हमें भी मालूम नहीं होता है। आफ्टर ऑल वो एक बिजनेस होता है उनका
इसलिए तो वो MSG ऐड करते हैं ना फूड टेस्टर तरीके। तो हमका घर का बनाया हुआ ही खाना खाना चाहिए। उसी तरह से बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर मैदा होता है और वो हाइड्रोजनेटेड वो जो वनस्पति घी होता है, तो वो भी हमको यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए वो मतलब तकलीफ देता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो वो उसको भी हमें निकाल देना चाहिए कि बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर जाए। आजकल तो हमारे घर में ओवन होता है, तो हम घर पे भी बना सकते हैं। कितने टाइप्स के गैजेट्स होते हैं हमारे पास, तो हम मतलब ब्रेड भी बना सकते हैं घर पे। हमें भी मालूम है कि सिंपल वो गेहूं का आटा है, बाजरा का है, तो ये यूज़ करके भी हम घर पे भी बना सकते हैं। तो उसी तरह से ये बेकरी प्रोडक्ट्स को आप दूर रखना चाहिए आपको। उसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, आजकल फैशन होती है, कोई आएगा तो सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब देते हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, हमें नींबू शरबत इतना अच्छा होता है कि हमें भी अच्छा और वो जो मेहमान आते हैं उनको देते हैं, तो उनके सेहत के लिए भी अच्छा। तो आपको वो ऐसे शरबत, कोकम का भी शरबत अच्छा है, वो भी काफ़ी मतलब एसिडिटी भी कम कर देता है और यूरिक एसिड को भी निकाल देता है। तो उसी तरह से आप और दूसरे भी मतलब फ्रूट जूस है उसको इस्तेमाल कीजिए। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स को बाजू रखिए। आपको मालूम है सॉफ्ट ड्रिंक को कितने लोग कहते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है, मतलब कितना एसिड है। टॉयलेट क्लीनर का नाम जब भी दिया गया है तो एसिड कितना है। मैंने ये भी सुना है कि अमेरिका में भी इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। तो ये इससे क्या होता है, हमारा कैल्शियम निकल जाता है। कैल्शियम निकल जाता है तो सब हमारे दांत के ऊपर भी इसका असर होने लगता है। फिर हमारे बोन्स है, वो जो हड्डियां है, वो भी मतलब उनकी अशक्ति शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो कभी गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो मतलब ये अल्कलाइन फूड कितना यूज अच्छी तरह से हम करेंगे तो उसका कितना फायदा है, ये हमें रोजाना अल्कलाइन फूड के ऊपर हमें रोजाना ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन दिया है हमने, एक दिन किया है तो अच्छा लगेगा, ये ऐसा नहीं है। और कभी कभार आप इसके लिए उपवास भी कर सकते हैं। उपवास में पानी पीना, नींबू का पानी पीना, और नहीं तो आप फ्रूट जूस भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो फ्रूट जूस का ध्यान रखना, तो ताकि आपको ये यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। और उपवास के बाद क्या होता है कि हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल जाता है, इसलिए वो उपवास भी अच्छा है। और थोड़ा आप ध्यान भी करेंगे तो वो एक अच्छा है कि अंदर से शांति मिल जाती है। और गुस्से को नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। अगर जितना भी गुस्सा आप करते हैं ना, उसी तरह से ये एसिडिक रिएक्शन ज़्यादा होने लगती है, सर में भी दर्द होने लगता है और आपको मतलब एक थकान जैसी महसूस होती है। तो वो आपको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान करना चाहिए। कोई आध्यात्मिक का भी आप मतलब पढ़ना चाहिए तो एक अच्छा रहेगा। बस अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्कलाइन का आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चंस थे एक दूसरे के आधारित थे, यूरिक एसिड और जो अल्कलाइन का भी सवाल पूछा था। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए आपको अल्कलाइन फूड लेना जरूरी है। बस हम अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। What advice would you give for pain and inflammation in the ribs under the breastbone? अच्छा, मतलब जो रीब में, इसको कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। ये जो तकलीफ है इसको कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। जिन्होंने ये दिया है मुझे उनको क्या तकलीफ एक्चुअल है वो मालूम नहीं है, लेकिन कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। और ये जो रीब के ऊपर जो स्वेलिंग होता है, सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है और दर्द भी होता है, जो पेन होता है, मैं आपको, और ये जो रीब्स होती है वो हमारे हार्ट और
लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, वो एक कार्टिलेज होता है। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि जो ये कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जो तकलीफ है ये सूजन की है, तब पे दर्द होता है। और मैं आपको एक थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, आपको समझ में आएगा कि जो ITIS जिसको लगता है, जिन बीमारी को लगता है, उसका मतलब है वो बीमारी में सूजन कहाँ तो होती ही है। इसलिए जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जो ये बीमारी है तो उसमें सूजन जो है वो रीढ़ में है। मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। मेनिंजाइटिस, सब ITIS, मेनिंजाइटिस तो वो ब्रेन में सूजन आती है। हिपेटाइटिस वो लीवर के ऊपर सूजन आती है। ब्रोंकाइटिस वो जो ब्रोंकियल सिस्टम जहाँ की है वहाँ पे सूजन आती है। और डायबिटीज पैंक्रियाज में सूजन आती है। आर्थराइटिस वो जॉइंट्स जो होते हैं उसके ऊपर सूजन आती है। और ये सभी में दर्द भी थोड़ा थोड़ा तो बिल्कुल होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये जो होता है वो ऐसे सभी को ये तकलीफ नहीं होती है वो जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की, लेकिन ये एक स्वेलिंग का भाग है और इसके लिए नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है। और शुरुआत में अगर आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी ये मतलब तकलीफ है, ये जो बीमारी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। तो ये जब भी है आपको सूजन जब भी होती है तभी आपको ठंडा सेक करना है, वो आइस का करना है, बर्फ का करना है। और जब भी आपको दर्द होता है तभी उसके ऊपर आपको गर्म सेक करना है। कैसे भी मतलब आप हीटिंग पैड भी ले सकते हैं, नहीं तो वो जो एक रबर की बैग आती है उसमें गर्म पानी डाल के आप उसका भी सेक ले सकती है। उसी तरह से ये किसी को मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये रीढ़ को चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तभी वो ये सूजन आने की संभावना होती है। किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये भी एक तकलीफ होती है। जो ये इस मतलब ट्यूबरक्लोसिस होता है, खांसी की तकलीफ है, कफ ज़्यादा हो जाता है, तो तभी भी ये कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की तकलीफ हो जाती है। अभी आपको कभी मतलब छींक आती है, थोड़ी सी खांसी भी आती है, तो आपको यहाँ दर्द होने लगता है। तो ये ऐसे में ये तकलीफ रहती है। तो आपको क्या करना है, वो सेक के बारे में तो मैंने आपको कहा है, लेकिन आपको दूसरा है कि जो सूजन जो आती है तो उसमें बेस्ट फूड क्या है वो मैं आपको कहती हूँ। नेचुरोपैथी में पाइनएप्पल इज़ द बेस्ट फूड। पाइनएप्पल का जूस लेना और पाइनएप्पल ज़्यादा से ज़्यादा खाना, इससे आपकी वो जो सूजन है, किसी भी रोग में जो सूजन हो वो पाइनएप्पल से एकदम निकल जाती है। और उसका आपको रोजाना मतलब 400 मिलीलीटर तक ये रस लेने की ज़रूरत है। और इसमें अगर आप मतलब सूजन के लिए दूसरे भी फ्रूट्स है वो भी खा सकते हैं। दर्द के लिए ये होने के लिए आप पपीता भी खा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अदरक होता है, अदरक, जिंजर, कच्ची हल्दी होती है, अभी ये सीज़न में होती है वो, और लहसुन, ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो वो जो इन्फ्लामेशन होता है, जो आपको थोड़ी सूजन का जो होता है, दर्द भी होता है, वो तो कम होने लगा है। थोड़ा थोड़ा उसका रस भी लेके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो उसका पानी करके भी आप मतलब अदरक का रस डाल के भी पानी में गरम गरम पानी भी आप पी सकते हैं। तो वो इन्फ्लेमेशन का ये प्रॉब्लम आपका निकल जा सकता है। और देखो फ्रूट्स भी अच्छी तरह से आप अंगूर खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। मैंने जो पहली बार बताया था कि भीगो करके खाना चाहिए, तो वो भी फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और उसी तरह से नींबू का पानी भी आप ज़्यादातर ले लेंगे तो वो आपको सारी मतलब सी विटामिन आपको
बहुत मिल जाएगा। सी विटामिन की ज़रूरत भी इसमें ज़्यादा होती है। आपको मालूम होगा कि सी विटामिन से कफ भी कम हो जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसलिए आप सी विटामिन ज़्यादा पाने के लिए ये नींबू डाल के पानी आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है, आप उसकी चिंता मत करना। साइट्रस के फ्रूट्स भी जो भी होते हैं उसका भी जूस निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप वो पी सकते हैं। तो काफ़ी आपको सी विटामिन मिलने से भी ये जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की जो तकलीफ है वो कम होने लगेगी। और उसके साथ आपको थोड़े से योगासन भी करने चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम में मैं आपको एक सावधानी कहती हूँ कि कपालभाति और अग्निसार क्रिया है, वो जो क्रिया होती है, जो प्राणायाम भी होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। उज्जाई जैसा प्राणायाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा दर्द हो जाएगा रीढ़ के लिए। तो जब भी आपका स्वस्थ हो जाएगा तभी आप कर सकती है, लेकिन ये सावधानी जरूर लेनी चाहिए। सिंपल से सिंपल आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं पूरे से मतलब। और दूसरा एक है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम है ये आप कर सकते हैं। और आपको ओंकार उद्गित प्राणायाम होता है, ओंकार का नाद करके आपको मतलब आपका मन भी शांत हो जाएगा और काफ़ी सारे अच्छे वाइब्रेशंस आपके शरीर और मन को मिल जाएंगे। तो आपकी ये तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगेगी, गुस्सा भी कम होने लगेगा। भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से भी इन सब विभागों पर ज़्यादा एक अच्छा बेहतर परिणाम दिखाई देता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज ज़्यादातर करना चाहिए इसमें, और वो अपनी हिसाब से देखना चाहिए। आपका रीढ़ का दर्द है, जो स्वेलिंग है, इसी के हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि ये स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज कैसे करने के हैं। उसी के साथ आप वज्रासन, पद्मासन है और दूसरे भी कई थोड़े थोड़े आसन है वो आप कर सकती है। इसी से भी आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। आप रोजाना ये एक्सरसाइज करते रहना और प्राणायाम भी करते रहना। ध्यान के बारे में भी हमेशा ये रोजाना करना चाहिए। और एक मैं आपको रोजाना एक जूस बता देती हूँ इसके लिए। ये जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की जो तकलीफ है इसके लिए मैं आप ये एक जूस बता देती हूँ। लौकी होती है, घिया मतलब गाजर होता है, वाइट पम्पकिन होता है, ये सब अल्कलाइन है ये। तो इनके जूस अगर आप इसमें थोड़ा खीरा ककड़ी डाल सकते हैं तो ये रोजाना आप जूस लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और जो भी तकलीफ है आपकी निकल जाएगी और ज़्यादातर एनर्जी आ सकती है आपको। तो ये रोजाना जूस आप अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रस में से आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकती है। और ये रस में जो एक झाग जैसा आता है, फेस जैसा वो जो भाग आता है, इसको आप जरूर अपनी उंगली से भी लेना, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं और वो डाइजेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो उसको सेपम कहते हैं। तो वो जो मतलब फेस आता है, झाग आती है, वो उसको भी आप ग्लास में आप लेंगे रस तो जरूर लेना चाहिए। तो इसी से आपको ये आपकी तकलीफ धीरे धीरे निकल जाएगी। बस अब टाइम हो गया है, और भी बहुत कुछ सवाल है, लेकिन अब मैं समाप्त करना चाहती हूँ। ये सब आज अल्कलाइन के ऊपर हमने जो कहा है उसी को आप रोजाना इस्तेमाल आपके डाइट में करना चाहिए। आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा नेचुरोपैथी का ये एक मंत्र ही है। तो आप जरूर ये मतलब ये अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करते रहना। चाय कॉफ़ी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, इससे आप दूर रहना, ये बेहतर है आपके शरीर के लिए।
बस अब समाप्त करती हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार।